आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीडी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर के मॉर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? ऑप्शन है सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचना, धन और संपत्ति। तो आप लोगों को ये पहले भी बताया जो चुका है कई बार। संदर्भ समूह के निर्माण के किन आधारों की बात की थी मॉर्टन ने? आधार कौन से थे जिसके बेस पर रेफरेंस ग्रुप के निर्माण होने की बात की थी मॉर्टन ने? इनमें से बताइए क्या होगा? सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचना, धन और संपत्ति हो जाएगी। बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सापेक्ष वंचना। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। उसमें से एक सापेक्ष वंचना, या इसको आप कहें सापेक्षहीनता या तुलनात्मक अभाव हो। ठीक है, ये एक ही है। दूसरा जो था वो आकांक्षा था। आकांक्षा क्या था? ठीक है, पहला हो गया सापेक्ष वंचना और दूसरा आकांक्षा। सापेक्ष वंचना की जगह आपको देखने को मिल सकता है तुलनात्मक अभाव बोध या फिर सापेक्षहीनता, एक ही है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? आकांक्षा। इन दोनों के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण होने की बात की थी आर के मॉर्टन ने। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की जाए, इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो हाइमन है। ठीक है, हाइमन है जिन्होंने सबसे पहले संदर्भ समूह के निर्माण की बात की थी। हाइमन, ठीक है। 1942 में इनकी एक बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। बुक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस है, जिसमें उन्होंने संदर्भ समूह की बात की थी। पेपर में अगर पूछा जाता है समाज शास्त्र में किसने की है सबसे पहले, तो मॉर्टन हो जाएगा। इन्होंने अगर पूछते हैं संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की, तो हाइमन हो जाएंगे। लेकिन अगर समाज शास्त्र में पूछा जाता है किसने की है, तो हो जाएंगे आर के मॉर्टन। इन्होंने दो आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात की है। अब जो सापेक्ष वंचना या जो सापेक्षहीनता है वो होता क्या है? तो जो उससे पहले संदर्भ समूह की बात करें, जो मॉर्टन कहते हैं कि रेफरेंस ग्रुप हम किसे कहेंगे? तो ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है नहीं पर वो सदस्य बनना चाहता है, उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है। वहां के जो सदस्य हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो व्यवहार है, वो क्या है? उसके खुद के समूह से बेहतर है, श्रेष्ठ है। वो तुलना करता है अपने समूह की उस समूह से, और उस समूह को वो बेहतर मानता है, उच्च मानता है, और अपने समूह को निम्न मानता है। ठीक है, ये तुलनात्मक क्या है? या सापेक्षहीनता है। ठीक है, ये जो तुलना है, ठीक है, वो ही क्या है? सापेक्षहीनता या सापेक्ष वंचना है या तुलनात्मक अभाव बोध इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो सामने वाले संदर्भ समूह को क्या समझता है? उच्च मानता है, बेहतर मानता है, और ऐसा जो ग्रुप है जिसका वो मेंबर है नहीं और वो बनना चाहता है, यही क्या है? रेफरेंस ग्रुप है। ठीक है, संदर्भ समूह में व्यक्ति किसी समूह का मेंबर नहीं है, ठीक है, पर उसका सदस्य बनना चाहता है। वो समूह क्या है? उसके लिए रेफरेंस ग्रुप है। उसके जो सदस्य हैं उनके जो उस ग्रुप के जो लाइफ स्टाइल है, व्यवहार है, उसको वो बेहतर मानता है। और सापेक्षहीनता, व्यक्ति उस समूह के साथ क्या कर रहा है? अपने समूह की तुलना कर रहा है और उस समूह को क्या मान रहा है? समझ रहा है, उच्च मानना है, बेहतर मानना है, और अपने समूह के प्रति उसका जो भाव है वो निम्न है या हीनता का भाव है। यही है सापेक्ष वंचना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, शोम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, शोम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक है? किसने बुक लिखी है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात? ऑप्शन है ए एम शाह, आईपी देसाई, के एम कपाड़िया, जीएस भूरिये। ए एम शाह, आईपी देसाई, के एम कपाड़िया, जीएस भूरिये ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ए एम शाह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्थायित असमानताओं और उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? ऑप्शंस हैं भौतिक वंचन, वंचन की गतिकी, सापेक्ष वंचन, तंत्र का तापी वंचन। क्या हो जाएगा? भौतिक वंचन, वंचन की गतिकी, सापेक्ष वंचन, तंत्र का तापी वंचन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सापेक्ष वंचन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल्य विषय बनाया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, पैरेटो, दुर्खीम एंड मैक्स वेबर। मार्क्स, पैरेटो, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस में है। शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल्य विषय इनमें से किसने बताया है? तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? वेबर, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, पहली जो है इनकी परंपरागत सामाजिक क्रिया है। पहली क्या क्रिया है? परंपरागत सामाजिक क्रिया। दूसरी क्रिया का नाम है भावनात्मक सामाजिक क्रिया। दूसरी क्या हो जाएगी? भावनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरी है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरी क्या बताई गई? मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। लास्ट में तार्किक या वैधानिक सामाजिक क्रिया। ये 4 तरह की क्रियाओं की बात करते हैं, सामाजिक क्रियाओं की, और ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, किन किन क्रियाओं की बात मैक्स वेबर ने की है या किसने इन क्रियाओं की बात की है? इसके अलावा समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है वो भी सोशल एक्शन को किसने बताया है? वेबर ने। वेबर ने ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया बताया कि सामाजिक क्रिया समाज शास्त्र की विषय वस्तु है, वो वेबर ने बताया। ऐसे करके पूछा जाता है। इसके अलावा 3 तरह की शक्ति या सत्ता की भी बात करते हैं वेबर। पहली क्या बताते हैं? परंपरागत शक्ति। दूसरी करिश्माई शक्ति। ठीक है, करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति ऐसे करके आता है। एंड लास्ट में तार्किक या वैधानिक शक्ति या प्रभुत्व। ठीक है, या प्राधिकार या सत्ता ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो इन शक्तियों की बात 3 तरह की, इनकी बात भी वेबर ने की है। इसके अलावा व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जो अवधारणा है वो भी वेबर ने दी है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की जो अवधारणा है वो भी वेबर ने ही दी है। इसमें क्या होता है? विज्ञान की तरह ही समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की, किसी भी जो कार्य हो रहा है या कोई घटना घट रही है, प्रघटना, ठीक है, उसके क्या कारण है उसके आधार पर अध्ययन करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम व्याख्यात्मक समझ की बात करें या व्याख्यात्मक बोध ये क्या है, तो व्यक्ति जो कोई भी क्रिया करता है या कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे क्या कारण है, व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है, तो व्यक्ति की जगह पर खुद को शोधकर्ता खुद को रख कर उस क्रिया को या जो वो कार्य है उसके पीछे क्या कारण है उसको समझने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, तो यही वेस्टर्न मेथड है, व्याख्यात्मक समझ जिसे बोलते हैं, ये यही है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नौकरशाही की भी इन्होंने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? राजनीतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या इनमें से क्या है? ऑप्शंस हैं मूल्य प्रणाली और विचारधारा को अभियंत्रीकृत करना, राजनीतिक विचार और व्यवहार, नए राजनीतिक संस्थानों की रचना, या फिर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राज्य व्यवस्थाएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? मूल प्रणाली और विचारधारा को अभियंत्रीकृत करना। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी या फिर नैतिक प्राधिकारी? प्राधिकारी मतलब प्राधिकार सत्ता या प्रभुत्व से है। तो क्या होगा यहाँ पर? तार्किक विधिक प्राधिकारी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजों में स्त्रियों पर पुरुषों की प्रभाविता को समझने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पितृवंशीय, पतिस्थानिक, पितृतंत्र, पितृदाय? समाजों में स्त्रियों पर पुरुषों की जो प्रभाविता है उसको समझने के लिए किस शब्द का हम प्रयोग इसमें से करेंगे? इसको क्या कहा जाएगा? ये प्रतिस्थानिक होगा। हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? पितृतंत्र कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। पितृतंत्र या पितृ सत्तात्मक, ठीक है, परिवार। इसमें क्या होगा? जो पितृतंत्र होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें जो सत्ता होती है या जैसे हम प्राधिकार बात करते हैं वो पिता या पुरुष के हाथों में होती है। ठीक है, पिता जो निर्णायक जो भूमिका होती है, किसी भी निर्णय करने की जो भूमिका है, कोई भी फैसला लेना है उसमें, या पूरा जो घर चलता है वो पिता या पुरुष के द्वारा ही चलता है। माता का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। और औपचारिक मुखिया क्या होता है? इसमें पिता या पुरुष ही होता है। मातृ सत्तात्मक में क्या होता है? मातृतंत्र में जो माता तंत्र परिवार या माता सत्तात्मक है, इसमें माता की जो सत्ता होती है वो औपचारिक होती है। ठीक है, औपचारिक जो मुखिया होती है वो कौन होती है? फैमिली की माता होती है माता सत्तात्मक में, और माता ही सारे जो निर्णय होती है वो ही करती है। ब्रिफोल्ड ने, ठीक है, जो आर ब्रिफोल्ड है जिनकी बुक का नाम क्या है? द मदर्स, इन्होंने ही, ब्रिफोल्ड ने भी जो परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो माता सत्तात्मक को ही बताया था। और जो मॉर्गन है, ठीक है, बैकुफेन है, मैकलिन है, ये भी इनको जो माता सत्तात्मक है उसको ही, जो परिवार का स्वरूप है प्रारंभिक माता सत्तात्मक व्यवस्था को ही बताते हैं। ठीक है, या परिवार का जो आरंभिक रूप है वो माता सत्तात्मक परिवार को ही बताते हैं। तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। पितृवंशीय परिवार की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें वंश का निर्धारण होता है, पिता पक्ष की ओर से जो होता है। पितृवंशीय, मातृवंशीय तो मातृ जो माता की वंश, माता का जो मतलब की जो वंश का निर्धारण है वो मातृ पक्ष की ओर से होगा। पितृवंशीय तो वंश का निर्धारण पिता पक्ष की होगा। जैसे आप देखते हैं कि जब शादी होती है उसके बाद लड़की जो सरनेम है या उसके जो बच्चे होते हैं उस पर जो पिता का ही सरनेम जो होता है वो लगाया जाता है, यूज करते हैं। और संपत्ति, जो परिवार की जो संपत्ति होती है उस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? पिता का ही होता है। वंश पिता के नाम पर ही चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आवास प्रतिरूपों में से कौन सा एक उभय स्थानिक आवास को प्रदर्शित करता है? उभय स्थानिक आवास की बात हो रही है, ये आपको कराया जा चुका है पहले। आइए ऑप्शन देखते हैं। इस प्रकार में दंपति को अपने विवाह के बाद से अनेक वर्षों तक पत्नी के माता पिता के साथ निवास करने की अनुमति है। ऑप्शन बी है, यह प्रकार तब घटित होता है जब युवा विवाहित जोड़े आवास के नए स्थानों में रहने जाते हैं। ऑप्शन सी है, इस प्रकार में दंपति को या तो पत्नी स्थानिक या फिर पति स्थानिक रूप से निवास करने की अनुमति होती है, या फिर यह प्रकार पत्नी के जन्म गृह से आवास को निर्दिष्ट करता है। क्या हो जाएगा? उभयवाही परिवार भी इसे बोलते हैं, बायलोकल फैमिली, उभयवाही परिवार। तो यहाँ पर क्या होगा? जो दंपत्ति है, विवाहित जोड़ा है, उसको या तो पत्नी के जो स्थान है रहने का, या जो पति जहां रहता है उसमें निवास करने की क्या होती है? छूट होती है, कोई अनुमति। या तो पत्नी अपने घर जाएगी, ठीक है, या पति के घर में जाकर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कॉट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें
क्या कहेंगे? परस्परता, रचनात्मकता, गतिशीलता या फिर संगति। कॉर्ट लेविन ने समूह में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? गतिशीलता। उसको हम गतिशीलता कहेंगे, यानी समूह में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको कॉर्ट लेविन ने जो गतिशीलता है वो कहा है सामाजिक गतिशीलता। अब सोशल मोबिलिटी या जो सामाजिक गतिशीलता की बात आती है उसकी बात सबसे पहले किसने की है? सोरोकिन ने ही की है। और ये जो सामाजिक गतिशीलता है उसके बारे में क्या कहते हैं सोरोकिन, कि व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु है या मूल्य है जिनका निर्माण व्यक्ति ने किया है या व्यक्तियों द्वारा उन चीजों में जो बदलाव है, परिवर्तन है या परिवर्तित की गई मानव द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु में जो परिवर्तित है, जो चेंज कर रहे हैं किसी भी वस्तु या वैल्यू में, तो उसमें जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसको ही उन्होंने गतिशीलता कहा है। ठीक है, किसी वस्तु या मूल्य में या कोई अन्य चीज या अन्य तथ्यों में जिनका निर्माण व्यक्तियों ने किया है या व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु में जो बदलाव किया गया है, उनमें किसी भी चीज में जब परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उस परिवर्तन को ही उन्होंने सामाजिक गतिशीलता कहा है सोरोकिन ने। ठीक है, और एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी पूछा जाता है कि जिस समाज में जो गतिशीलता है वो ज्यादा होगी उस समाज को हम कैसा समाज कहेंगे? बंद समाज कहेंगे, खुला समाज कहेंगे, हम क्या कहेंगे? और भी ऑप्शंस देंगे। तो जिस समाज में जो सामाजिक गतिशीलता है वो ज्यादा है तो वो समाज कैसा होगा? खुला होगा, ओपन सोसाइटी होगी। ठीक है, और जिस समाज में जो गतिशीलता है वो जो कम पाई जाती है गतिशीलता, वो समाज कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, बंद समाज होगा, क्लोज सोसाइटी होगी। और जहां गतिशीलता ज्यादा है वो ओपन सोसाइटी होगी, खुला समाज होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह तर्क है। किसने कहा है? समिति कोई समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डर्स, किंग्सले, डेविस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डर्स, किंग्सले, डेविस ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। समिति और समुदाय में अगर हम अंतरों की बात करें तो समिति क्या है? इसकी स्थापना सोच समझकर विचार पूर्वक की गई है, बल्कि समुदाय की स्थापना नहीं होती, वो स्वतः क्या होती है? उसकी स्थापना अपने आप होती है, उसका निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है, समिति में व्यक्तिगत भावना होती है, समुदाय में क्या होती है? वी फीलिंग पाई जाती है। ठीक, समिति अस्थायी होती है, यानी कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका क्या होता है? गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो समिति क्या हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। और समुदाय क्या होता है? स्थायी होता है। फिर जो समिति है इसके बारे में बात करी जाए तो इसमें जो ऐच्छिक सदस्यता होती है, ठीक है, क्या है? व्यक्तियों का संकलन है। ठीक है, तो ये जो सदस्यता है इसमें ऐच्छिक होती है और जो समुदाय है उसमें अनिवार्य सदस्यता होती है। समिति का अगर हम संगठन के हिसाब से देखें तो छोटा होता है, संगठन समिति में छोटा होता है, लेकिन समुदाय में बृहद होता है, विस्तृत होता है। तो ये कुछ अंतर थे जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको एक वीडियो मिल जाएगी मूलभूत अवधारणाएं करके, तो उसमें एसोसिएशन यानी समिति, समुदाय, कम्युनिटी एंड सोसाइटी के बारे में यानी ग्रुप के बारे में भी, समूह के बारे में भी वहां पर करवाया गया है कि क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो और जो विशेषताएं हैं वो, और जितने भी टाइप्स के बारे में बात की है कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो वहां पर उन वीडियोस में कराया गया है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट या मूलभूत अवधारणाएं करके आपको फोल्डर मिलेगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात की है? ठीक है, समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात इनमें से किसने की है? ऑप्शंस है सैडरसन, गिडिंग्स, गिलिन एंड गिलिन, जॉर्ज हसन। क्या हो जाएगा?
समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात इनमें से किसने कही है? सैटरसन, गिडिंग्स, गिलिन एंड गिलिन, जॉर्ज हसन हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस। तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जॉर्ज हसन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 4 तरह के समूह की बात की थी जॉर्ज हसन ने। तो यहीं पर बताया गया एक समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह। ठीक है, इसके अलावा असामाजिक समूह है, असामाजिक समूह जिसमें साधु समूह की ये बात करते हैं। समाज विरोधी समूह जो जैसे कि गैंग आप एग्जाम्पल के लिए रख सकते हैं। समाज पक्षीय समूह है, ठीक है, जिसमें एनजीओ आ जाएंगे। और आभासी सामाजिक समूह जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार बताए इसमें आपका क्या हो गया? जो असामाजिक समूह है इसमें साधु लोगों का समूह। ठीक है, असामाजिक समूह। फिर समाज विरोधी समूह गैंग इसमें रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं समाज विरोधी समूह है। फिर समाज पक्षीय समूह में एनजीओ को रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये समाज पक्षीय हो जाएगी, इन्होंने इसकी बात की। एंड लास्ट में आभासीय सामाजिक समूह की बात की जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की ये बात करते हैं। तो ये 4 तरह के समूह के जो बात की है या समूह के जो 4 प्रकार हैं वो जॉर्ज हसन ने बताए हैं। सैडरसन ने 3 समूह की बात की थी। ऐच्छिक सामाजिक समूह, ऐच्छिक समूह में क्या होगा? शैक्षिक समूह हो जाएगा इसमें, ठीक है, जिसका या पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी जिसका जो व्यक्ति है वो मेंबर बनना चाहता है, ऐच्छिक समूह। अनैच्छिक समूह, ठीक है, इसमें या हम अनिवार्य समूह कह सकते हैं, इसमें हम परिवार नातेदारी की बात करते हैं। ठीक है, अनिवार्य समूह। एंड लास्ट में 3rd नंबर पर प्रतिनिधिक समूह की बात करते हैं, डेलीगेट ग्रुप की बात करते हैं। इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा की उदाहरण देते हैं। ठीक है, सैडरसन। तो ये 3 हो जाएंगे, ऐच्छिक समूह या अनैच्छिक समूह या अनिवार्य समूह, ऐसे करके पूछेंगे। और प्रतिनिधिक समूह तो ये सैडरसन ने बताए हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है। एक स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है। एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं। या फिर एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। क्या हो जाएगा? सामाजिक संस्था इनमें से क्या है? एक संगठन है जो समाज सेवा प्रदान कर रहा है, या ऐसा संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं, या एक ऐसा स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है, या फिर एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है। क्या होगा? तो एक ऐसी स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहारों का विनियमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्था क्या है? देखिए, मानव की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समिति या जो संगठन है इन सभी की क्या होती है? स्थापना की जाती है, इन सभी का निर्माण किया जाता है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और यही जो समिति या संगठन है ये सुचारू रूप से या व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए कुछ नियमों की स्थापना की जाती है, नियमों का निर्माण किया जाता है। और ये जो नियमों का निर्माण है करना है, यही क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है। और संस्था के विकास की बात किसने की थी? जो अवधारणा थी समनर ने बताया था कि कैसे संस्था का विकास होता है। इसके अलावा नृजाति केंद्रवाद की भी बात करते हैं समनर, फोकवेज इनकी बुक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्था की बात करें तो संस्था जो सामाजिक संस्था है ये सामाजिक नियमों या कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो इनके माध्यम से पूरी होती है। तो संस्था जो सामाजिक संस्था है यह सामाजिक संस्था सामाजिक नियमों व कार्य प्रणालियों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ऑप्शंस हैं श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास या फिर एस.पी. श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है वो पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है
वो एम एन श्रीनिवास का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा एम एन श्रीनिवास की अवधारणाएं, उनमें 2 वीडियोस हैं, एक आपको संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण की मिलेगी और एक वीडियो है डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रबुद्ध जाति की। इन दोनों को ही जो कॉन्सेप्ट है वहां पर आपको बताया गया है, क्या है डिटेल में बताया गया है, तो आपके वहां से कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण से पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का ही प्रयोग किया था, फिर बाद में उन्होंने ब्राह्मणीकरण की जगह संस्कृतिकरण शब्द दे दिया था। ठीक है, एक ऐसी संस्कृतिकरण प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न जाति, निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति के जो उनकी जीवन शैली है, जो उनके रीति रिवाज है, कर्मकांड है, धार्मिक पद्धतियां हैं, उनका अनुकरण करती है। और वो इस आधार पर करती है, इस अपेक्षा के साथ कि कुछ समय बाद उनकी जो जाति पदक्रम में जो उनका स्थान है वो पहले से बेहतर होगा, ठीक हो जाएगा। और ये दावा ये 2-3 पीढ़ियों तक करती है, और यही क्या है, संस्कृतिकरण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको देखना है फोल्डर में जाकर, वहां डिटेल में बताया गया है। आपका एक भी जो क्वेश्चन अगर संस्कृतिकरण से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वो मिस नहीं होगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बहुत कम पूछते हैं डायरेक्टली किसका अवधारणा है। स्टेटमेंट दे देंगे या विशेषताएं दे देंगे संस्कृतिकरण की, बतानी होगी ये कौन सी विशेषता संस्कृतिकरण की है या कौन सी नहीं है। वहां पर अगर आप वीडियो देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट किसका है, किस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की है, क्या है, विशेषताएं क्या है, और संस्कृतिकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने संदर्भ में संस्कृतिकरण के संदर्भ में किसी ने बात की है तो वो भी बताया गया है। जो उनका डोमिनेंट कास्ट है, प्रबुद्ध जाति है, तो ये अवधारणा भी किसकी है, किस बुक में दी है, कहाँ पर किस जाति का अध्ययन करके दिया हुआ है। किसी भी जाति को हम डोमिनेंट कास्ट नहीं कहेंगे। श्रीनिवास ने 3 लक्षण या 3 विशेषताएं बताई थी जिसको ही डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। पॉलिटिकल पावर था एक, और एक इकोनॉमिक थी ना, इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था जो थी या आर्थिक शक्ति, इसमें उन्होंने भूमि व्यवस्था की बात की थी, और संख्यात्मक शक्ति यानी संख्या में जाता हूँ। ये 3 लक्षण या 3 विशेषताएं थे। किसी भी जाति को हम डोमिनेंट जाति कहेंगे या फिर हम नहीं कहेंगे। तो ये 3 लक्षण थे, जिसमें भी ये 3 लक्षण या 3 विशेषताएं पाई जाएंगी वो डोमिनेंट कास्ट कहलाएगी। ये कहना श्रीनिवास का था। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्रांतीय इतिहास की इंजन है, किसने कहा है। ऑप्शन है पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए आर देसाई या फिर ई ए रॉस। क्या हो जाएगा, क्रांतीय इतिहास की इंजन है, ये किसका कहना है। पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए आर देसाई, ई ए रॉस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, एंड इससे पहले अगर एम एस श्रीनिवास की बात की जाए, इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है, ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है। नेक्स्ट जो इनकी बुक है इंडियाज विलेजेस है। नेक्स्ट क्या बुक बताई गई, इंडियाज विलेजेस। फिर है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ये हो जाएगी। इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये एक बुक है। फिर नेक्स्ट जो बुक है द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, बुक का नाम क्या है, द रिमेम्बर्ड विलेज है। फिर जो एक इनकी बुक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, डोमिनेंट कास्ट जो प्रबुद्ध जाति की अवधारणा दी थी वो इसी बुक में दी थी, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस है। फिर विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, एंड ये सभी बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो इन बुक्स को आपको याद करना है अगर आपने नहीं याद की है। एंड प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी की जो बुक्स है उनके नाम से, जितने भी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो चाहे आपके पीजीटी का एग्जाम हो, जीआईसी का हो, नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जितनी भी बुक्स आ चुकी हैं, पूछी जा चुकी हैं, उन वीडियोस में कराई गई हैं। तो उन सभी बुक्स को आपको याद करना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रांतीय इतिहास की इंजन है, ये किसने कहा है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स से भी फोल्डर बना हुआ है इनके नाम से। एंड इनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इन्होंने संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग क्या है, इनका जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वो क्या है, सरप्लस जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वो क्या है। इन सभी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मिथ्या चेतना क्या होती है, ये भी पूछा जाता है कि अवधारणा किसने दी है। तो मार्क्स की ही है, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर उन वीडियोस में आपको डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, पीजीटी, ठीक है, नेट का पेपर हो गया है, इस सभी में जितने भी मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन वीडियोस में उनको कराया गया है। मार्क्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कि यहाँ पर मिला ना आपको, क्रांतीय इतिहास के इंजन है, इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण जो कथन है मार्क्स के, जो मार्क्स ने कहे हैं, जो कि आते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको भी एक वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आई थिंक 10 या 12 मिनट की ही होगी, उसमें केवल जो कथन है वो ही कराया गया है एक वीडियो में, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी जैसे बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, तो एक बुक का नाम क्या है, द होली फैमिली विथ एंजल्स, एंजल्स के साथ इन्होंने लिखी द होली फैमिली। ठीक है, इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये एक बुक है। फिर नेक्स्ट जो बुक है, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बुक है, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट बुक क्या बताई गई है आपको, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दास कैपिटल तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी, मार्क्स की हो जाएंगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन है, ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, गुरनार मिडोर। क्या हो जाएगा, किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे मॉडर्नाइजेशन कहेंगे, आधुनिकीकरण कहेंगे। ये किसका कहना है, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, गुरनार मिडोर। ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, एक बुक का नाम क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज। बुक का पूरा नाम क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट है बुक, इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र, ये योगेंद्र सिंह की है। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन इंडिया, ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया, ये बुक हो जाएगी। नेक्स्ट जो बुक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। नेक्स्ट बुक है, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये हो जाएगी। फिर कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया है, पूरा नाम क्या है, कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स थी योगेंद्र सिंह की। इसके अलावा इन्होंने पश्चिमीकरण को क्या कहा, कि पश्चिमीकरण के द्वारा ही आधुनिकीकरण का क्या हुआ है, उदय हुआ है या जन्म हुआ है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमीकरण द्वारा ही, पश्चिमीकरण के द्वारा ही आधुनिकीकरण का जो उद्भव है या उदय हुआ है, ये कहा किसने है, योगेंद्र सिंह ने कहा है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम पारित हुआ 1989, 1998, 1948 या फिर 1999 में। क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम। तो यहाँ पर क्या होगा,
1989। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज शास्त्र के जनक कौन है? मैकिम बेरेट, डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। मैकिम बेरेट, डी.एन. मजूमदार और रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। ग्रामीण समाज शास्त्र, रूरल सोशियोलॉजी के जनक कौन है फादर? बताइए। ये भी आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि लोक समाज, एक अवधारणा है लोक समाज की। दूसरी अवधारणा इन्होंने लोक संस्कृति की बताई है। लघु समुदाय तीसरी अवधारणा हो जाएगी, लघु समुदाय। चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आ जाएगी लिटिल कम्युनिटी एंड लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन, यानी कि लघु परंपरा या दीर्घ परंपरा या विस्तृत परंपरा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। लघु समुदाय को भारतीय गांव का जो एग्जाम्पल है वो बताया था कि जो भारतीय गांव है वो लघु समुदाय है। ठीक है, मैक्सिको के चानकोम गांव पर इनका अध्ययन था। अध्ययन से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर किसका अध्ययन रहा है, किस क्षेत्र पर या किस जनजाति पर। तो फील्ड वर्क से भी रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, उस वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उन सारी वीडियोस को, ज्यादा नहीं है, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1971। क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दहेज निषेध अधिनियम 1971। क्या हो जाएगा? ये गलत है, 1961 होगा। 1961 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है ट्राइब कास्ट एंड नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। ट्राइब कास्ट एंड नेशंस ऑप्शन है हर्बर्ट रिजले, हटन, एफ.जी. बेली, डी.एन. मजूमदार। ट्राइब कास्ट एंड नेशंस, हर्बर्ट रिजले, हटन, एफ.जी. बेली, डी.एन. मजूमदार ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? तो ये बुक हो जाएगी एफ.जी. बेली की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एफ.जी. बेली। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसका मानना है कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं? गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं, यह किसका कहना है? ऑप्शन है क्विटलेट, सेथना, बेंथम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्विटलेट, सेथना, बेंथम या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में है। गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं, ये तर्क ये किसका कहना है? क्विटलेट का है। ठीक है, क्विटलेट होगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। और अपराध के कारण का जो सिद्धांत है उसमें से जो भौगोलिक सिद्धांत था वो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? प्रमुख विद्वान, तो उसमें एक क्विटलेट भी हैं जिन्होंने अपराध का जो अपराध के कारण का सिद्धांत दिया है। सिद्धांत का नाम क्या है? भौगोलिक सिद्धांत। इसमें क्विटलेट आ जाएंगे, क्वेरी आ जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू आ जाएंगे, कोहेन आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थे, क्वेरी, मॉन्टेस्क्यू और कोहेन। क्विटलेट है में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? बुक्स हैं, चलिए देखते हैं। इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे। विलेज इंडिया, मैकिम बेरेट। द इंडियन विलेजेस कम्युनिटी, बी.आर. चौहान। विलेजेस कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट, एच.एस. में। कौन सा सही नहीं है? इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे। विलेज इंडिया, मैकिम बेरेट। द इंडियन विलेजेस कम्युनिटी, बी.आर. चौहान। विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट, एच.एस. में। कौन सा सही नहीं है?
तो यहाँ पर द इंडियन विलेज कम्युनिटी हो जाएगा बी आर चौहान। ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुक किसकी है, बॉर्डन पॉवेल की है। ठीक है, किसकी है, बॉर्डन पॉवेल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शंस हैं 2005, 1999, 2001 या फिर 2002 में। महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन कई बार। तो क्या होगा यहाँ पर 2001। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ईश्वर दैविकृत समाज है, यह सुझाव है। ऑप्शन है समना, फ्रेजर, क्रोबर, एमाइन, दुर्खीम। ईश्वर दैविकृत समाज है, यह किसका तर्क है, किसका कहना है। समना, फ्रेजर, क्रोबर, एमाइन, दुर्खीम ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, एमाइन दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन किया है, जो समाज का वर्गीकरण किया है, 3 तरह के समाज की बात की थी। पहला इन्होंने बहुखंडीय सरल समाज बताया। पहला क्या बताया इन्होंने, बहुखंडीय सरल समाज। दूसरा जो इन्होंने बात किया है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज की, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। एंड थर्ड नंबर पर दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज की बात की है। थर्ड नंबर पर दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज की बात की है। आत्महत्या, आत्महत्या की 4 प्रकार बताए थे। इनकी बुक का भी नाम क्या है, सुसाइड है बुक का नाम। 4 तरह की आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परातवादी आत्महत्या, एनोमी आत्महत्या की बात की है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो आत्महत्या है उसको क्या बताया था, सोशल फैक्ट बताया था। ठीक है, आत्महत्या को इन्होंने क्या बताया था, सोशल फैक्ट बताया था। और समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है सोशल फैक्ट ही है, यानी कि जो सोशल फैक्ट यानी जो सामाजिक तथ्य है, सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की इन्होंने क्या बताया था, विषय वस्तु बताया था। और दुर्खीम का ये कहना था कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये उसकी कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, ये सामाजिक तथ्य है, ये एक सामाजिक क्रिया है आत्महत्या। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परातवादी आत्महत्या हो गई, एक हो जाएगी एनोमी वाली, अहमवादी, और फिर लास्ट नंबर पर क्या आप लोगों को बताई गई है, भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, ये 4 टाइप्स जो 4 प्रकार हैं आत्महत्या के, इनको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये याद रखिएगा किसने आत्महत्या को पूछा जा सकता है, आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये दुर्खीम का कहना है। या सुसाइड को सोशल फैक्ट किसने कहा है, तो दुर्खीम है। नेक्स्ट है स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी बुक आधारित है साक्षात्कार पर, जीवन इतिहास पर, सहभागी अवलोकन पर या फिर असहभागी अवलोकन पर। एंड ये आपको बताना है कमेंट करके स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक किसकी है, कमेंट में जरूर बताइएगा, आंसर दीजिएगा। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक किसकी है, यहाँ पर फिलहाल बताना है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक आधारित है साक्षात्कार पर, जीवन इतिहास पर, सहभागी अवलोकन पर या फिर असहभागी अवलोकन पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सहभागी अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, सहभागी अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ऑप्शन है हीगल, मुजफ्फर शेरिफ, लोम्ब्रोसो, सीआर शाह। क्या हो जाएगा, हीगल, मुजफ्फर शेरिफ, लोम्ब्रोसो, सीआर शाह ऑप्शंस में है। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी बुक का नाम है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, मुजफ्फर शेरिफ। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृद्धि में सुधार करने में सहायक होती हैं, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को हम कहते हैं। ऑप्शंस हैं पुनः समाजीकरण, समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं।
जो सुधारक संस्थाएं हैं वे किशोर अपराध वृद्धि में सुधार में सहायक होती हैं, और इस सुधार प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाएगा? पुनः समाजीकरण, समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो ये क्या कहलाएगा? पुनः समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण से मतलब क्या है? दोबारा से समाजीकरण, यानी कि पहले से व्यक्ति का समाजीकरण हो चुका है, फिर उसके बाद में विसमाजीकरण हुआ है, एंड विसमाजीकरण के बाद फिर से समाजीकरण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विसमाजीकरण। ठीक है, यानी पहले व्यक्ति का समाजीकरण हुआ, ठीक है, समाजीकरण हुआ, उसके बाद व्यक्ति का विसमाजीकरण हुआ, विसमाजीकरण के बाद फिर से समाजीकरण, यानी उसे हम पुनः समाजीकरण कहेंगे। एंड जो विसमाजीकरण है, पुनः समाजीकरण से पहले विसमाजीकरण आएगा, तो जो विसमाजीकरण है वो क्या होता है? व्यक्ति कुछ जो उसने सीखा है व्यवहार, तो उसको कुछ व्यवहार क्या करता है? छोड़ देता है, या भूल जाता है, या कुछ अन्य उसके विपरीत कार्य करता है, तो वो क्या आएगा? विसमाजीकरण में आएगा। और पुनः समाजीकरण में दोबारा से मूल्यों मानदंडों को सीखना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत और जो स्व सिद्धांत है वो किसने दिया है? ऑप्शन है आर.के. मर्टन, सदरलैंड, शॉ एंड मेके, G.H. मीड। मर्टन, सदरलैंड, शॉ एंड मेके, G.H. मीड ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? G.H. मीड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। आई एंड मी इनका जो कॉन्सेप्ट रहा है, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, मैं और मुझे करके है। ठीक है, मैं और मुझे की जो अवधारणा है वो मीड ने ही दी है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की अवधारणा भी किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। एम मीड नहीं है, एम मीड मॉर्गेट मीड नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस में दे देते हैं कई बार, एम मीड और G.H. मीड। तो G.H. मीड जॉर्ज हर्बर्ट मीड है जिनके सारे कॉन्सेप्ट से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कारण क्या है? गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो यहाँ पर क्या होगा? यानी कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है ये, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की, या फिर जो कथन है वो सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। क्या होगा? गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। कारण, अगर गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कथन है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। ये कथन किसका है? समनर, गॉफमैन, किंग एंड केलर, वाई.बी. दामले ऑप्शंस में है। क्या होगा? बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ये किसका कहना है? तो किंग एंड केलर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में बहुपतित्व एवं बहुपत्नित्व के समीक्षण के कारण बालिका वध की धारणा त्याग दी? ऑप्शन है संथाल, भील, टोडा जनजाति, कोल जनजाति। कौन सी इनमें से जनजाति है? संथाल, भील, टोडा या फिर कोल जनजाति? तो यहाँ पर क्या होगा? टोडा जनजाति होगा। टोडा जनजाति पर अध्ययन रिवर्स ने किया है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है टोडा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड ये एक पशुपालक जनजाति है। ठीक है, टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है। नेक्स्ट है, किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? इंपॉर्टेंट है।
काफी बार पूछा जा चुका है आपके नेट के एग्जाम में, पीजीटी में भी। समाज को स्वतः स्फूर्त इनमें से किसने कहा? मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यू एंड काउंटर व्यू, संबंधित है गॉफमैन, ब्लूमर, डीबी मुखर्जी, मीड। व्यू एंड व्यू, गॉफमैन, ब्लूमर, डीबी मुखर्जी, मीड। डीबी मुखर्जी ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है, बताइए। व्यू एंड काउंटर व्यू किससे संबंधित है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। डीबी मुखर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकी बुक है। इसके अलावा और भी इनकी बुक्स हैं, जैसे कि पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस। एक बुक का नाम क्या है? पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस। नेक्स्ट इनकी जो बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट जो बुक है मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, इंपॉर्टेंट है वो, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। नेक्स्ट जो बुक है डाइवर्सिटीज, ये आपके कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। फिर एक बुक है टैगोर अ स्टडी, टैगोर अ स्टडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी डीपी मुखर्जी की। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एंड इसके अलावा इन्होंने 3 तरह की परंपराओं की भी बात की थी। ठीक है, डीपी मुखर्जी ने 3 तरह की परंपराओं की भी बात की थी। प्राथमिक परंपरा जिसका पालन इन्होंने व्यक्तियों के लिए अनिवार्य बताया, जैसे रूढ़ियां। और फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड नंबर पर द्वितीय और तृतीय परंपराओं में व्यक्ति के पास ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, उनको मानने या करने के लिए, करे या ना करे। ठीक है, तो ये 3 परंपराओं की, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय परंपराओं की बात किसने की है? ये याद रखिएगा। यह परंपराओं के 3 प्रकार किसने बताए हैं? डीपी मुखर्जी ने बताए हैं, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। इसके अलावा इन्होंने जो समाज शास्त्र है उसको बताया कि जो समाज शास्त्र है वो इन परंपराओं का अध्ययन करता है। ठीक है, परंपराओं का अध्ययन कौन करता है? समाज शास्त्र करता है, ऐसा कहना इनका है। और डीपी का मानना था कि परंपराओं के आधार पर ही, परंपराओं के जरिए ही हम भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो हम कर सकते हैं। यानी परंपराओं के जरिए, परंपराओं के माध्यम से जो भारतीय समाज में उस समय परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है, ये कहना था डीपी मुखर्जी का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्राइबल इमेजिनेशन, यह बुक किसकी है? ऑप्शन है रॉबिन फॉक्स, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन। रॉबिन फॉक्स, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन ऑप्शंस में हो जाएंगे। बुक का नाम है द ट्राइबल इमेजिनेशन। बताइए किसकी है बुक? द ट्राइबल इमेजिनेशन, ये बुक हो जाएगी रॉबिन फॉक्स की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है डेहरनट्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज की विशेषता है। आइए देखते हैं। पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, संघर्ष का विनियमन या संस्थानीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। डेहरनट्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता इनमें से कौन सी है? पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, संघर्ष का विनियमन या संस्थानीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति के 3 पक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण और वैचारिकीपूर्ण। किसने बात की? ऑप्शन है टीके उमन, रजनी कोठारी, एम एस श्रीनिवास, दुर्खीम। तो यहाँ पर क्या होगा? रजनी कोठारी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है
लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है, यह तर्क है। ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माने जाते हैं। ये किसका तर्क है, किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए थे? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध के इन 4 प्रकार की बात किसने की है? ऑप्शन है मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? तो ये हॉवर्ड बेकर ने बताए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिकी, जो औद्योगिक समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके बारे में बताना है, कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। पहला है औद्योगिक समाज अस्थिरीकृत होता है। दूसरा है औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्थिरीकृत है। तीसरा है औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्थिरीकृत है। एंड लास्ट में 4th नंबर पर है औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या होगा? औद्योगिक समाज में सामाजिक स्थिरीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन उससे संबंधित है। तो क्या होगा यहाँ पर? बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इरावती कार्वे के विचार की जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कारण एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वज के वंशज हैं। इरावती कार्वे के विचार की जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है और कारण एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वज के वंशज है। इनमें से क्या होगा? कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, या फिर कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है। क्या होगा? देखिए, आप देखिए यहाँ पर ए लिख लीजिए मैंने। बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार बताया था और जाति व्यवस्था की 2 इन्होंने मुख्य विशेषताएं बताई थी, एक अंतर विवाह और दूसरा जो व्यवसाय था। ठीक है, दूसरा जो व्यवसाय था, ये 2 विशेषताएं इन्होंने जाति व्यवस्था की बात की थी। नेक्स्ट है पेरेटो की अभिजन परिचलन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी से होता है? शेर और भेड़िए, भेड़िए और लोमड़ियों के बीच में, लोमड़िया एवं शेर, या फिर शेर और भालू। क्या हो जाएगा? प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज की थ्योरी से। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा।
एंड सोशल चेंज से थ्योरीज से रिलेटेड जितने भी, जैसे कि आपको उन वीडियोस में सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, स्पेंगलर का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, टॉयनबी ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है, पेरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत था, वो वहां पर जो थ्योरीज से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को वहां पर, उस थ्योरी को वहां पर कंप्लीट कराया गया है। हर सबकी अलग अलग वीडियो है एंड एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड, उसमें केवल एमसीक्यूज ही कराए गए हैं। उस फोल्डर को आप जब चेक करेंगे तो उनमें कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें सिर्फ केवल एमसीक्यूज है। तो पहले अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो पहले आपको थियोरी वाले देखने हैं एंड फिर उसके बाद जो उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज वाला फोल्डर है उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर लोमड़िया एवं शेर, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वहां पर आपको अभिजन का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है वही उनका सामाजिक परिवर्तन है, परिवर्तन का जो सिद्धांत है वही है, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां से उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके अलावा पेरेटो ने क्रिया की भी बात की है, ठीक है, दो तरह की क्रियाओं की बात की है, एक बताई है तार्किक सामाजिक क्रिया और एक अतार्किक सामाजिक क्रिया। जो तार्किक सामाजिक क्रिया है, व्यक्ति जो क्रिया करता है या जो गतिविधि करता है, कुछ कार्य करता है, तो उसको जो करने का वो जो कार्य है या जो क्रिया है, एक्शन है जो कर रहा है, वो लाभ और हानि को ध्यान में रखकर कर रहा है। यानी कि जो वो कर रहा है उससे उसको क्या नुकसान है, क्या उससे फायदा होगा, तो लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए जो भी क्रिया की जा रही है उसको वो तार्किक क्रिया कहते हैं। और जो दूसरी अतार्किक क्रिया है उसमें इसका क्या होता है, इन सभी का अभाव होता है, वो लाभ और हानि को ध्यान में रखकर नहीं करता है क्रिया, ठीक है। तो और इनकी जो बुक है इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है पेपर में, माइंड एंड सोसाइटी है, ठीक है। क्या है बुक का नाम, माइंड एंड सोसाइटी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को, जो सोशल चेंज की है इनकी, जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है पेरेटो का, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सहयोग के 3 प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। उपरोक्त वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, A.W. ग्रीन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, इलियट एंड मेरिल। क्या हो जाएगा? सहयोग के 3 प्रकार, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। बताइए। मैकेवर एंड पेज, ग्रीन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, इलियट एंड मेरिल ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन ने बताए थे। और ग्रीन सहयोग को क्या बताते हैं? ये 3 तरह के सहयोग के प्रकार बताए इन्होंने, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ये पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। और सहयोग को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, किसी भी कार्य को कर रहे हैं या कुछ समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो निरंतर और सामूहिक प्रयास है उसको ही ये सहयोग कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहे हैं या कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन व्यक्तियों का निरंतर और जो सामूहिक प्रयास है वो ही क्या कहलाएगा? सहयोग कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीन यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? ऑप्शंस हैं L.H. मॉर्गन, हेनरी मेन, E.B. टाइलर, E. वेस्टरमार्क। परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को किसने माना है? क्या होगा यहाँ पर? यौन साम्यवाद जिसे प्राचीन वर्ण संकर भी बोला जाता है, ये परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत है, या यहाँ पर ऐसे करके पूछ लिया गया है परिवार की उत्पत्ति का कारण, ठीक है। यौन साम्यवाद की जगह प्राचीन वर्ण संकर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? L.H. मॉर्गन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा ल्यूबेक, फ्रेजर, ब्रिफोल्ड भी हैं इस सिद्धांत के समर्थकों में, ठीक है। ल्यूबेक, फ्रेजर और ब्रिफोल्ड, ठीक है। पहले क्या होती थी? इनका मानना था या जो यौन साम्यवाद का जो सिद्धांत या समाज है उसमें क्या होता था? जो प्राचीन समाज था पहले,
पहले जो प्राचीन समाज की जो अवस्था थी वो पशु समाज की तरह थी, उसमें वैवाहिक संबंधों वाली कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती थी, ना ही वहां पर विवाह या परिवार नाम की कोई जो संस्था थी वो नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, मॉर्गन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक और पूर्ण संघर्ष, यह वर्गीकरण किसने दिया? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड प्रेज, प्रोबर, पोजर। क्या हो जाएगा, संघर्ष के इन दो स्वरूपों की बात किसने की है? ये संघर्ष के दो प्रकार, पूर्ण संघर्ष और आंशिक संघर्ष, किसने बताए हैं? किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, प्रोबर, पोजर ऑप्शंस में है। क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात मैकेवर एंड पेज ने की है, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किंग्सले डेविस ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? जनजातियां हैं न्यूयर जनजाति, कुकी जनजाति, मूरिया जनजाति या फिर सीमा नागा जनजाति। किस जनजाति में महिला को संपत्ति के रूप में माना जाता है? ट्राइबल से रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा, ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज, उसमें दो वीडियोस हैं। ट्राइबल सोसाइटी की पहली जो वीडियो आपको मिलेगी उनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कौन सी जनजाति में कौन सा विवाह का स्वरूप है पाया जाता है वो, इसके अलावा कौन सी जनजाति में जो कृषि या आर्थिक व्यवस्था कौन सी है उसके बारे में बताया गया है, युवा गृह कौन सा है वो बताया गया है। ट्राइबल सोसाइटी यानी जनजाति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो एक वीडियो में कराए गए हैं, सेकेंड वीडियो में उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको कराया गया है। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, विवाह से रिलेटेड भी पूछा जाता है किस जनजाति में कौन सा विवाह का स्वरूप है। ठीक है, किस जनजाति पर किसका फील्ड वर्क रहा है, किसने अध्ययन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो इनको याद रखिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा, सीमा नागा जनजाति हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे एक साथ साथ भोजन कर सकते हैं? ऑप्शंस है बेड्डा, बैगा, गोंड, भील। बेड्डा, बैगा, गोंड, भील जनजातियां हैं। कौन सी जनजाति है जिसमें भाई और बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते और ना ही वे एक साथ साथ भोजन कर सकते हैं? तो क्या होगा, श्रीलंका की बेड्डा जनजाति। श्रीलंका की बेड्डा जनजाति है जहां पर ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस हैं मॉर्गन, आईपी देसाई, एआर देसाई, टॉलकट पार्सल्स। क्या हो जाएगा, मॉर्गन, आईपी देसाई, एआर देसाई, टॉलकट पार्सल्स ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कॉन्सेप्ट किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा, टॉलकट पार्सल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पार्सल्स की बुक का नाम क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन इन द फैमिली, सर्च फॉर सर्वाइवल। बुक का नाम क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। ये इनकी बुक है पार्सल्स की, और पार्सल्स ने अमेरिका के जो आधुनिक परिवार थे उनका इन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है। इसके अलावा जो पार्सल्स की बुक्स हैं जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, बुक का नाम क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट बुक है एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी ये बुक है। फिर द सोशल सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी ये एक बुक है, द सोशल सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, ठीक है।
द सोशल सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी पार्सन से। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है 3 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें एक फंक्शनल जो थ्योरी है प्रकारवाद की जो बात की है पार्सन ने, सोशल एक्शन क्या है, ठीक है, सामाजिक क्रिया की, और लास्ट है 3rd नंबर पर जो सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था, सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, और प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म की जो बात की है, ये 3 इनके महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? क्लास स्ट्रक्चर सबसे पहले किस समाज में देखने को मिला है? आदिम समाज, जनजाति समाज, कृषक समाज या फिर औद्योगिक समाज? किस समाज में सबसे पहले वर्ग संरचना विकसित हुई? क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कृषक समाज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृषक समाज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार हैं। ऑप्शन है जाति वर्ग शक्ति, संपत्ति शक्ति परिस्थिति, लिंग पूंजी शक्ति, धर्म शक्ति संपत्ति। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिआयामी मॉडल दिया था, या स्त्रीकरण के सामाजिक स्त्रीकरण के जो 3 आधार बताए थे, वो इनमें से कौन से हैं? तो यहां पर क्या होगा? संपत्ति शक्ति परिस्थिति। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस एंड पावर। ठीक है, वेबर क्या कहते हैं? अर्थ से यानी संपत्ति, आर्थिक से वर्ग का निर्माण होता है, सामाजिक से जो सामाजिक परिस्थिति है उससे वे बताते हैं दल का निर्माण होता है, और राजनीतिक जो शक्ति है, राजनीतिक जो परिस्थिति है, उस राजनीति से वे जो स्टेटस है परिस्थिति के निर्माण की बात करते हैं। क्लास स्टेटस एंड पावर, ये ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 इनके आयाम है, जिसे त्रिआयामी मॉडल या सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय नियम किसने दिया है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? सांस्कृतिक समाजशास्त्र। ऑप्शन है जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कल्चरल सोशियोलॉजी गिलेन एंड गिलेन की बुक का नाम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।